हेलो एवरीवन। पिछले टॉपिक में हम फिजिकल क्वांटिटीज, उनके टाइप्स, यूनिट्स और डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आज उसके आगे के टॉपिक देखते हैं। मूल और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के डायमेंशनल फॉर्मूलाज को देखने के बाद आगे हम देखते हैं विमीय समानता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी समीकरण है उसके दोनों पक्षों में जो पद हैं उनकी विमाएं समान होती हैं। यानी विमीय समानता का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी समीकरण है, अगर आप उसे विमीय दृष्टि से देखते हैं, यानी कि बराबर के दोनों पक्ष जो हैं उनकी विमाएं देखते हैं, तो बराबर के दोनों पक्षों की विमाएं समान होती हैं। यानी किसी समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड के जो पद हैं उनकी जो विमा होगी वही उस समीकरण के राइट हैंड साइड के पदों की विमा होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए न्यूटन की गति के पहले नियम का समीकरण आपको मिलता है v बराबर u प्लस at। ये आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा। इस समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड में क्या पद है v और राइट हैंड साइड में है u प्लस at। तो विमीय समानता का सिद्धांत कहता है कि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड वाली क्वांटिटी यानी कि v की विमा और बराबर के राइट हैंड साइड वाली क्वांटिटीज यानी कि u प्लस at इनकी विमा समान होती है। ये जो विमीय विश्लेषण है या विमीय समानता का सिद्धांत है, इसके यूजेस क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं? मोटा मोटा इस प्रिंसिपल का यूज हम तीन चीजों के लिए कर सकते हैं। पहला, कोई भी समीकरण विमीय दृष्टि से शुद्ध है या नहीं है, यानी कि सही है या नहीं है, ये हम इस सिद्धांत की सहायता से पता कर सकते हैं। कोई भी इक्वेशन लेंगे, अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड की विमा और राइट हैंड साइड की विमा दोनों बराबर आ जाती हैं तो हम कह देते हैं कि ये जो समीकरण है ये विमीय दृष्टि से सही है। अगर दोनों पक्षों की विमाएं बराबर नहीं आती तो वो समीकरण विमीय दृष्टि से गलत है। दूसरा यूज हम ये देखते हैं कि अलग अलग भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हम आगे देखेंगे। थर्ड यूज होता है कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में मान को बदल सकते हैं। आपने वही मात्रक पद्धतियां देखी थी, 4 टाइप की होती हैं, MKS, CGS, FPS और SI। तो एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में मान को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर आपको MKS सिस्टम में किसी चीज की वैल्यू दी हुई है और आपको CGS सिस्टम में उसकी वैल्यू पूछी जाती है तो भी आप ये विमीय समानता के सिद्धांत की सहायता से निकाल सकते हैं। अब हम इन टॉपिक्स को वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहला यूज हमारे पास था कि किसी भी समीकरण की विमीय दृष्टि से शुद्धता की जांच कर सकते हैं इस प्रिंसिपल की सहायता से। इसमें दो रूल्स हमें याद रखने हैं कि कोई भी समीकरण है उसमें समान विमा वाली भौतिक राशि जोड़ी या घटाई जा सकती है। पिछले लेक्चर में जब हमने विमाएं पढ़ी थी उसमें भी हमने एक ही पॉइंट देखा था कि समान विमा जो है वो आपस में जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। जैसे मान लीजिए किसी पद की विमा आपको मिलती है m1 l1 t1, किसी दूसरे पद की विमा भी आपको मिलती है m1 l1 t1, यानी दोनों पदों की विमाएं सेम हैं तो आप इन्हें जोड़ या घटा सकते हैं। लेकिन अगर विमा ऐसी है m1 l1 t1 और दूसरे पद की विमा है m1 l1 t2, यानी कि दोनों में अगर कुछ अंतर है तो फिर उन्हें हम जोड़ या घटा नहीं सकते। दूसरा रूल हमें याद रखना है कि जो समीकरण है उसके दोनों तरफ की विमा समान होनी चाहिए, वही जो हमने विमीय समानता के सिद्धांत में पढ़ा था। इन दोनों रूल्स को याद रखते हुए, यानी कि समान विमाएं जो होंगी, समान विमा वाले पद हैं उनको जोड़ या घटा सकते हैं और दोनों पक्षों की विमाएं समान होती हैं। इन दोनों रूल्स की सहायता से हम किसी भी समीकरण की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, क्वेश्चन आपको दिया गया है कि गति के प्रथम समीकरण की विमीय संगति की जांच कीजिए। वही पॉइंट, वही यूज जो हमने अभी देखा था
कि किसी भी समीकरण की विमीय संगति की जांच कर सकते हैं, विमीय दृष्टि से वो सही है या नहीं है ये पता कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमें देता है समीकरण कौन सी लेनी है, गति का पहला समीकरण। तो ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए कि गति का पहला समीकरण क्या होता है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो हम वो समीकरण यूज करेंगे, पर अगर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है तो हमें वो समीकरण याद होनी चाहिए। तो गति का पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर v जो है वो किसी वस्तु का अंतिम वेग होगा, u उस वस्तु का प्रारंभिक वेग होगा, a उस वस्तु का त्वरण होता है और t उस वस्तु द्वारा कोई निश्चित दूरी तय करने में लिया गया समय होता है। अब देखिए v और u वेग हैं, इसलिए इनकी विमा क्या होगी, वेग की विमा के बराबर, यानी m0 l1 t-1। a वस्तु का त्वरण है, त्वरण की विमा होती है m0 l1 t-2। t यहाँ पर टाइम है, टाइम की विमा आपको मिलेगी m0 l0 t1। जैसे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करते जाएंगे ये विमाएं आपको याद होती जाएंगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको विमाएं भी याद होनी चाहिए। तो ये जो चैप्टर है ये मेनली याद करने का और बार बार प्रैक्टिस करने का ही है। इन चारों टर्म्स की विमा आपको याद होनी चाहिए। विमाएं लिख ली। अब हमें क्या करना है, समीकरण की विमीय संगति की जांच करनी है। यानी कि जो इक्वेशन थी, गति का पहला समीकरण था v बराबर u प्लस ए टी। संगति की जांच के लिए हमें क्या चाहिए कि दोनों पक्षों की विमाएं बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की। तो दोनों पक्षों की विमाएं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों की विमाएं हम नोट डाउन करते हैं, जो कि स्टेप 1 में लिखी गई है। v की जगह v की विमा लिख दीजिए, u की जगह u की विमा, a और t की जगह रिस्पेक्टिवली a और t की विमा लिखनी हो। स्टेप 2 में हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में v की विमा रह जाएगी, राइट हैंड साइड में u की जगह u की विमा रह जाएगी। और जो स्टेप 1 में सेकंड टर्म है यानी कि a इंटू टी, उसमें दोनों को गुणा करके जो वैल्यू मिलेगी, m की पावर दोनों में a और t दोनों में 0 है, यानी m की पावर 0 रह गई। l की पावर 1 है और t की पावर a में है -2 और t के लिए है 1, यानी कि कुल मिला के विमा बच जाती है हमारे पास m0 l1 t-1। स्टेप 2 से आगे सॉल्व करने पर स्टेप 2 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में m0 l1 t-1 बराबर के राइट हैंड साइड में क्या है टर्म्स, m0 l1 t-1 प्लस m0 l1 t-1। दोनों प्लस के दोनों साइड वाले जो टर्म्स हैं विमाएं समान हैं। हमने कहा था समान विमाएं जोड़ी या घटाई जा सकती हैं। तो विमीय दृष्टि से अगर देखें तो दोनों टर्म्स को जोड़ने पर विमा क्या मिल रही है, m0 l1 t-1। विमा देखनी है हमें टर्म फर्स्ट की और टर्म सेकंड की, विमा हमें मिलती है m0 l1 t-1। जनरली आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि m0 l1 t-1 प्लस m0 l1 t-1, यानी कि जो स्टेप 2 में बराबर के जो बाई राइट हैंड साइड में जो टर्म्स हैं उनको जोड़कर 2 इंटू m0 l1 t-1 क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन इस चीज का ये है कि 2 जो है वो एक कांस्टेंट है, उसकी कोई विमा नहीं होगी, तो विमीय दृष्टि से ये कोई प्रभाव नहीं डालेगा। इसलिए जो कांस्टेंट्स हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। आपको डायमेंशंस देखनी है, विमा देखनी है। विमा आप जब देखेंगे तो आपको m0 l1 t-1 ही मिलेगी, चाहे उसके मल्टीप्लाई में 2 हो, 3 हो, 10 हो या कोई भी और क्वांटिटी हो, उसकी विमा m0 l1 t-1 ही रहेगी। तो अगर मैं सिर्फ विमाओं को कंसीडर करूं तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे विमा मिली m0 l1 t-1, राइट हैंड साइड में भी मुझे विमा मिलती है m0 l1 t-1, यानी कि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड वाले पदों की विमा और बराबर के राइट हैंड साइड वाले पदों की विमा समान है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो गति का प्रथम समीकरण है ये विमीय दृष्टि से शुद्ध है या विमीय दृष्टि से सही है। इसी टाइप से और 2-4 इक्वेशंस लेके आप सॉल्व करके देखिएगा, आपको विमीय समानता के सिद्धांत का ये वाला यूज इजीली क्लियर हो जाएगा।
नेक्स्ट यूज हम देखते हैं कि अलग अलग भौतिक राशियों के बीच में हम रिलेशन या संबंध स्टैब्लिश कर सकते हैं, उनके बीच में संबंध स्थापित कर सकते हैं। कैसे स्थापित करने हैं, उसके रूल्स क्या हैं? आपको दिया जाएगा कि कोई एक पर्टिकुलर राशि है, मान लीजिए समय है, दूरी है, वेग है, त्वरण है, कोई भी राशि, वो राशि कुछ अन्य राशियों पर निर्भर करती है। किन किन राशियों पर निर्भर करती है वो भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो राशि निर्भर करनी है उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिए, और किन किन राशियों पर निर्भर करती है उन्हें घात के रूप में राइट हैंड साइड में लिख दिया जाता है। फिर वही रूल देखना है कि समीकरण में दोनों साइड की विमा समान होती है, और किसी भी समीकरण में समान विमा वाली भौतिक राशि जोड़ी या घटाई जा सकती है। इन तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे ये अलग अलग भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित कैसे करना है। सबसे पहले मैं बता दूं, जो रेड कलर में लिखा हुआ फॉन्ट है वो आपको समझाने के लिए लिखा गया है, आपको सॉल्व करते टाइम या पढ़ते टाइम उसे याद नहीं करना है। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि किसी सरल लोलक का दोलन काल, उसकी लंबाई, उसके गोलक के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि का उपयोग करके इसके दोलन काल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। यानी क्वेश्चन को पढ़ने से हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमें दोलन काल का सूत्र निकालना है, और दोलन काल किस किस पर डिपेंड कर रहा है? लंबाई पर, द्रव्यमान पर और गुरुत्वीय त्वरण पर। तो पहला रूल हमने क्या देखा था इसमें कि जो राशि जिन अन्य राशियों पर निर्भर करती है उनकी घात के रूप में लिखकर हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, निर्भर क्या कर रहा है? टाइम पीरियड या दोलन काल। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया t। जिन राशियों, कोई भी चीज की निर्भरता बताने के लिए हम यहाँ पर समानुपाती या प्रोपोर्शनल के साइन का यूज करते हैं, तो समानुपाती का निशान लगा दिया। उसके आगे किस किस पर डिपेंड कर रहा है? द्रव्यमान m पर, तो मैंने मान लिया कि m की पावर a पर डिपेंड करता है। फिर लंबाई पर भी डिपेंड कर रहा है, तो मान लिया कि l की पावर b पर डिपेंड करता है। और गुरुत्वीय त्वरण g पर भी निर्भर करता है, यानी कि मान लिया g की पावर c पे डिपेंड करता है। यानी जो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का पहला रूल था, उसके अकॉर्डिंग t किस किस पर डिपेंड कर रहा है? m की पावर a पर, l की पावर b पर और g की पावर c पर। प्रोपोर्शनल का निशान हटाने के लिए आप क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसी की ऐसे लिख देते हैं, प्रोपोर्शनल की जगह बराबर लगा देते हैं और किसी एक कांस्टेंट से राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने मान लिया कि वो जो कांस्टेंट है वो k है, तो मेरे पास इक्वेशन एक क्या बनती है, t इक्वल्स टू k इंटू m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। फिर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि t क्या है, m क्या है, l क्या है और g क्या है। तो इनकी विमाएं आपको याद हैं और अपनी मेमोरी से आपने इन चारों की विमाएं लिख ली। अब इक्वेशन एक में जो दोनों पक्ष हैं, यानी कि लेफ्ट में है t और राइट में क्या है, k इंटू m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, इनकी विमाएं पुटअप कर दीजिए। तो t की जगह t की विमा रख दी, k जो है आपने कोई कांस्टेंट लिया है और कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती, इसलिए k की जगह कोई विमा नहीं आई। m यानी द्रव्यमान, तो आपने द्रव्यमान की विमा लिख दी पावर a। l यानी लंबाई और उसकी विमा लिख दी पावर b। g यानी गुरुत्वीय त्वरण है और आपने g की जगह गुरुत्वीय त्वरण की विमा लिख दी और उसकी पावर c लगा दी। ये करने से आपको मिल गई स्टेप नंबर 1। अब स्टेप 1 से स्टेप 2 बनाने के लिए हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ऐसी कैसी रख दीजिए, जो द्रव्यमान की विमा है उसकी पावर a है, तो उस पावर a को ब्रैकेट के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए। तो m की पावर आपको मिल गई a, l की पावर 0, t की पावर 0। सिमिलरली लंबाई की विमा जो है उसकी पावर b है, उस b को भी अंदर ट्रांसफर कर दीजिए।
तो आपको मिला m0 l की पावर b और t0। सिमिलरली आपको g की पावर c है तो g की विमा के साथ में उस c को ब्रैकेट के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए, आपको स्टेप 2 मिल जाती है। अब देखिए स्टेप 3 के लिए, स्टेप 2 में लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसी की ऐसी मिल जाती है और राइट हैंड साइड में आपके पास 3 ब्रैकेट हैं। इन तीनों ब्रैकेट में m की जो विमाएं हैं वो एक जगह लिख दीजिए। तो m की विमा सिर्फ पहले वाले पद में है तो m की पावर a आ गई। l की जो विमा है उनको एक जगह लिख दीजिए। तो स्टेप 2 में राइट हैंड साइड में सेकेंड स्टेप में भी l की पावर b है और थर्ड वाले ब्रैकेट में l की पावर c है। तो l की कुल विमा आपको मिल गई l की पावर b प्लस c। इसी टाइप से t की जो विमा है वो आपको मिलती है t की पावर माइनस 2c। इस टाइप से सॉल्व करके आपको स्टेप 3 मिल जाती है। यानी स्टेप 3 आपको क्या मिली, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 बराबर m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर माइनस 2c। अब एक रूल हमने पढ़ा था कि दोनों पक्षों की विमाएं बराबर होनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो m की विमा है वही राइट हैंड साइड में m की विमा के बराबर होनी चाहिए। दोनों का कंपैरिजन करें तो लेफ्ट हैंड साइड में m की विमा क्या है 0, राइट हैंड साइड में m की विमा क्या है a, m की पावर a, यानी a बराबर मिला 0। ऐसे ही लेफ्ट हैंड साइड में l की पावर क्या है 0 और राइट हैंड साइड में l की पावर क्या है b प्लस c। इसका मतलब b प्लस c का मान क्या मिला 0। लेफ्ट हैंड साइड में t की पावर क्या है 1 और इधर राइट हैंड साइड में t की पावर है माइनस 2c, यानी माइनस 2c की वैल्यू क्या मिली 1। इन तीनों को सॉल्व करने पर हमें a, b और c के मान मिल जाते हैं। ये a, b और c के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 क्या थी, t बराबर k इंटू m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c। ABC की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर t हमें मिला k इंटू m की पावर 0 इंटू l की पावर हाफ इंटू g की पावर माइनस हाफ। या t आपको मिला m की पावर 0, किसी भी संख्या की पावर, किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो t आपको मिला k, m की पावर 0 का मान 1 हो गया। l की पावर हाफ, इसे आप लिख सकते हो अंडर रूट l, और g की पावर माइनस हाफ, इसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट g। तो t आपको मिला k इंटू अंडर रूट l अपॉन g। अगर आप अपने क्वेश्चन को यहाँ तक छोड़ते हैं तो भी बिल्कुल सही है। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो जब ये सरल लोलक के लिए आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये जो k है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको 2 पाई मिलती है। तो t का मान आपको मिल जाता है t बराबर 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g। अगर आपको k की वैल्यू याद है या t का फॉर्मूला याद है तो आप उससे फाइनल आंसर में t बराबर 2 पाई इंटू रूट एल अपॉन जी लिख दीजिए। अगर नहीं याद है तो जो सिंपल आपके सॉल्व करते हुए जो आंसर आया है वहां तक लिखते हैं तो भी बिल्कुल सही है। विमीय समीकरणों के का तीसरा यूज हमने देखा था कि हम एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में मान को बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, आपको कोई भी राशि दे दी जाए कि कोई वेग का मान इतना है या द्रव्यमान का मान इतना है, कुछ भी ऐसा दिया जाए, कोई भी राशि है तो उसका एक संख्यात्मक मान होता है और एक उसका मात्रक होता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए कि किसी रेखा की लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर राशि क्या है लंबाई। तो लंबाई अगर 10 मीटर है तो आप उसे कैसे बताएंगे, लंबाई बराबर 10 मीटर। तो यहाँ 10 तो हो गया उसका संख्यात्मक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर हो गया उसका मात्रक। इसी तरीके से भार पूछा जाए 50 किलोग्राम, 50 तो हो गया उसका संख्यात्मक मान और किलोग्राम हो गया उसका मात्रक। तो कोई भी राशि P है या A, B, C, X, Y, Z कुछ भी है, उस राशि का मान कितना होगा, एक उसका संख्यात्मक मान गुणा उसका मात्रक। इसी चीज को अगर विमीय रूप से लिखा जाए तो मैंने मान लिया कि उसका जो भी मात्रक है या उस राशि की जो विमा
है वो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c है। तो मैं इसे विमीय रूप से देखूं तो p मुझे मिला n इंटू उसकी विमा m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। अब मान लीजिए कि एक मात्रक पद्धति में जब मैं लेती हूं तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है n1 और जो विमाएं हैं m, l और t उनकी वैल्यूज क्रमशः m1, l1, t1 है। इसी चीज को या इसी राशि को दूसरी मात्रक पद्धति में जब मैं लेती हूं तो उसका संख्यात्मक मान आता है n2 और उसकी विमाएं हो गई m2, l2 और t2। जैसे अगर लंबाई मैंने मानी कि किसी वस्तु की लंबाई 1 मीटर है तो MKS पद्धति में लिया तो वो आपको मिली 1 मीटर और CGS पद्धति में लिया तो वो आपको मिली 100 सेंटीमीटर। तो जो 1 मीटर है वो हो गया आपका n इंटू n1 इंटू m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c और जो 100 सेंटीमीटर है वो हो गया आपका n2 इंटू m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। लेकिन ये जो दोनों वैल्यूज हैं चाहे वो n1 की एक मात्रक पद्धति में हो चाहे दूसरी मात्रक पद्धति में हो, दोनों वैल्यूज एक ही राशि को बता रही हैं। इसका मतलब इनका मान समान होना चाहिए। तो इक्वेशन 3 और 4 से आप क्या लिख देते हैं n1 इंटू m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c बराबर n2 इंटू m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c। या फिर इनका पक्षांतरण करें तो आपको n2 का मान क्या मिलेगा n1 अपॉन n1 इंटू m1 बटे m2 की पावर a, l1 बटे l2 की पावर b, t1 बटे t2 की पावर c। ये जो चीजें हैं ये अगर आप साथ साथ में कॉपी में करते चलेंगे तो आपके लिए समझना ज्यादा इजी होगा। स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझना चाहें या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं तो क्वेश्चन मान लीजिए है कि 1 न्यूटन बल को डाइन में परिवर्तित कीजिए। तो सबसे पहले हमें देखना है कि एक पद्धति में मात्रक है न्यूटन और दूसरी पद्धति में मात्रक है डाइन। तो आपको न्यूटन से डाइन में परिवर्तित करना है। आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन जो है वो बल का मात्रक होता है और MKS पद्धति में होता है। इसी तरीके से डाइन जो है वो CGS पद्धति में बल का मात्रक है। यानी आपको करना क्या है MKS पद्धति में आपको कोई मान दिया गया है उसे आपको CGS पद्धति में निकालना है। तो मैंने मान लिया कि MKS जो है वो मेरी पद्धति 1 है और CGS जो है वो मेरी पद्धति 2 है। तो n1 मुझे मिला 1 और n2 मुझे ज्ञात करना है। बल की विमा मुझे याद है m1 l1 t-2 होती है। यानी कि a b c की वैल्यू क्या मिली m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। कंपैरिजन करेंगे तो a का मान 1, b का मान 1 और c का मान -2। दूसरी चीज m1 l1 t1 ये है मेरी पहली पद्धति यानी कि MKS पद्धति में विमाएं। m है द्रव्यमान, MKS में द्रव्यमान आप लेते हैं किलोग्राम में तो आ गया 1 किलोग्राम। l1 है दूरी MKS पद्धति में यानी कि 1 मीटर। t1 है समय MKS पद्धति में यानी 1 सेकेंड। इसी टाइप से CGS पद्धति में मेरी विमाएं हैं m2, l2, t2। m1 हो गया CGS में द्रव्यमान यानी कि 1 ग्राम, l2 हो गया CGS में लंबाई यानी कि 1 सेंटीमीटर और t2 हो गया CGS में समय यानी कि 1 सेकेंड। फॉर्मूला आपको पता है n2 बराबर n1 इंटू m1 अपॉन m2 की पावर a इंटू l1 अपॉन l2 की पावर b इंटू t1 अपॉन t2 की पावर c। m1 m2 l1 l2 t1 t2 abc और n1 इन सब की वैल्यूज आपके पास ऊपर दी हुई हैं। इन सब की वैल्यूज पुट अप कर दीजिए तो आपको फाइनल में आंसर मिलता है 1 किलोग्राम अपॉन 1 ग्राम इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। सब कैलकुलेशन करने के बाद अब आपको पता है कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
तो 1 kg की जगह आप रख दीजिए 1000 ग्राम्स और 1 मीटर की जगह रख दीजिए 100 सेंटीमीटर। तो आपको आंसर मिलेगा फाइनल 10 रेज टू पावर 5। N2 आपको मिला 10 रेज टू पावर 5, यानी N1 क्या था, MKS पद्धति में मान, संख्यात्मक मान जो आपको क्वेश्चन में 1 दिया गया है। N2 क्या है, CGS पद्धति में संख्यात्मक मान जो आपको निकालना था वो आपने निकाल लिया 10 की पावर 5, यानी यूनिट वैल्यू क्या हुई, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 और CGS में मात्रक होता है डाइन, यानी कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। इसी टाइप से और कोई क्वेश्चन किताब से उठा के या कहीं नेट से देख के सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इजीली सॉल्व हो जाएगा।